जातियों को लेकर कभी इतने सारे संकट वो बन गए, लेकिन वो भी नुकसानवर्धक है। लेकिन जैसे अभी लगातार मैं देख रहा हूँ कि हिंदी हार्टलैंड में खास तौर से बात है कि अस्मिताओं का उभार इतना तेज हुआ है कि वो जातियों के बीच भरोसे का जो पुल था वो टूट गया। जाति का ही व्यक्ति जो है जाति का नेतृत्व कर सकता है, ये अस्मिता का जो आया है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से है दिखाई पड़ रहा है। और इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए ये क्या होता है कि जाति का वर्ग जाति का नेतृत्व कर सकता है, वो स्लोगन लोगों ने दिया और वो वहीं का वहीं रह गया ना। आखिर वही जातियों के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट भी दे दिया ना। नरेंद्र मोदी को वोट देते समय तो ये नहीं ख्याल आया ना कि हमारा वोट क्यों जा रहा उस प्रधानमंत्री को। तो नरेंद्र मोदी सबके वोट से आए, ये तो बोल ही नहीं सकता कि इनके वोट से आए। उनको दलितों ने भी वोट किया, उनको सवर्णों ने वोट किया, उनको पिछड़ों ने वोट किया, उनको हो सकता है कुछ परसेंटेज मुस्लिम ने वोट किया हो। तो ये जो पूरे जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको मेजर बना दिया गया है। यानी कि राम जी और मेरे बीच में कम अंतर्विरोध होंगे और राम जी और अंबानी के बीच में ज़्यादा अंतर्विरोध होगा, या जो ब्राह्मणवाद के बीच में, तो हमारे कम वाले अंतर्विरोध को तो बड़ा बना करके प्रस्तुत कर दिया गया। अब उसी में हम ज़्यादा लड़ रहे हैं। माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैव बिकम मेजर और मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हैव इवेपोरेटेड। यानी कि छोटे कॉन्ट्रडिक्शन, छोटे अंतर्विरोध समाज में थे, मूसर की डोम से लड़ाई, उसको बड़ा बना दिया। उसको ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि वो बड़ा इसलिए बनेगा कि हम उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही वह दलित पिछड़ों के बीच में था, उसको बड़ा बना दिया गया। अब वो इतना बड़ा बना दिया गया कि अब आपको मिल नहीं सकते, परशुराम की शरण में जाना पड़ रहा है। मैं तो बिल्कुल इस बात को बार बार 1000 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी समझ में तो कम से कम आए। आपने ये करके जो है पूरा ये खेल खेल दिया, और खेल में जो है ये पूरी लड़ाई में, जो अस्मिताओं की लड़ाई में भी आपने टारगेट उनको किया जो आपके साथ आ रहे थे लड़ने के लिए, जो आपके साथ लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आप सवाल उनसे पूछ रहे हैं, आप आरएसएस से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप राम जी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, हमारे आपकी जरूर कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। अरे तो इंटरेस्ट तो आपका भी है ना, आपको फ्री में काम कर रहे हैं क्या? कोई भी संस्था बनाने वाला या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो सवर्णों का हो, या चाहे वो किसी का भी हो, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। केवल इसलिए हमको जवान बंद नहीं कर देनी चाहिए कि मेरी जात का, मेरी बिरादरी का है, और हमको इस पे ये एक कमी हमारे बहुजन समाज में विशेषकर, क्योंकि उनके यहाँ भी नैरेटिव में चला जाता है कि देखिए सवर्ण लोग तो अपने नेताओं की आलोचना नहीं करते, तुम काहे को करते हो। तो मतलब हम सब नेताओं को बोझ झेलते रहें उनके पाप कर्मों का अपने पास में, ताकि वो 500 करोड़ के 1000 करोड़ के महलों में रहें, घूमते रहें, हेलीकॉप्टर से जाएं, और ये हम ये बताते रहें कि देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी भी हेलीकॉप्टर में घूम रही है, फलाना भी घूम रहा है, इसलिए हमको भी घूमना है, तो वो भी पाप कर रहा है तो हम भी करें, तो कोई नुकसान नहीं है। मेरे को लगता है कि इससे हमको वैकल्पिक की फिर कोई बात ही नहीं है। वैकल्पिक राजनीति क्या होती है, वैकल्पिक स्ट्रक्चर क्या है, जब हमने उनकी कॉपी ही करना है। तो मतलब एक भ्रष्ट से दूसरे भ्रष्ट की तुलनाएं हो रही हैं और सब भ्रष्ट बनना चाहते हैं, और अपनी भ्रष्टता को छुपाने के लिए दूसरी की भ्रष्टता पर कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास तो अरबों का है, हमारे पास में तो 1000 करोड़ का ही है। तो अब इससे अगर करेंगे तो वो मूसर के पास तो 1 बीघा भी नहीं है जमीन, तो उसको क्या आर्गुमेंट दें हम उन लोगों के बीच पे जाते हैं जिनके पास में आधा बीघा, आधा बिस्वा जमीन नहीं है। यहाँ पर ऐसे सुकट भाई हमारे बैठे हुए हैं जो हमारे साथ में जिंदगी भर रहे, माई यहाँ पर रही, लड़ते रहे, एक आधा बिस्वा नहीं, हम लड़के यहाँ पर कई लोगों को जमीन दिलाया, मकान दिलाया आज की डेट पे। तो मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार और इन सब सवालों को लेकर के एक अलग डिबेट है, लेकिन कम से कम हम लोग हर एक व्यक्ति का जो गलत है उसको गलत कहें। गलत में भी जब हम एक कैलकुलेशन करके बोलते हैं और सुविधाओं के अनुसार सत्य और गलत का बात करते हैं, तो तभी हमारी हार है एक्चुअल में। और उसी कारण से जो है ऐसी ताकतें जो 85%, 80-90% बोलते बोलते भी हम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मामला वहीं का वहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है आज के डेट पे, कि क्यों नहीं, जहाँ पर मंडल के बाद की क्रांति 25 साल आप सुबह बता रहे थे, 1989 के बाद से यहाँ पर जो है बहुजन समाज के लोगों के नेतृत्व की सरकारें बनी हैं, और 2017 में जो है आदित्यनाथ आए हैं। तो 89 से लेकर के और 17 तक का जो पूरा पीरियड है, ऑलमोस्ट 27-28 साल का, उस पीरियड को हमको, उसमें हमने क्यों नहीं इस प्रदेश पे जहाँ ललई सिंह यादव हुए हैं, जहाँ चंद्रजीत यादव हुए हैं, जहाँ मतलब बहुत पुराने रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग हुए हैं, और बिहार में जगदेव बाबू हुए हैं, तो उन सब की हेरिटेज को लेकर हम क्यों नहीं चल सकते। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो समझ में नहीं आता कि जैसे अभी भीमा कोरेगांव कुछ वर्ष पहले
वहाँ एक आयोजन के तहत जो है आरएसएस और दूसरे ऐसे आनुषंगिक संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने वहाँ उपद्रव किया, लेकिन भीमा कोरेगांव में दलितों के पक्ष से बोलने वाले जो लोग थे उनको उनके ऊपर मुकदमे ला दिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया। और एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो इसके विक्टिम हुए। और एक खास तो यह भी है कि जैसे आप ये देखिए कि मैंने स्टेन स्वामी जैसे व्यक्ति जो है, जो वहाँ नहीं गए, जिन्होंने झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन का सवाल उठाया, उनको भीमा कोरेगांव से कनेक्ट करके उनको जेल में डाला और वो अंत में वहीं शहीद भी हुए जी। तो ऐसा क्या है कि दलित अपनी हेरिटेज को लेकर जो एक गौरवबोध महसूस करने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, जब वे संकट में होते हैं तो नहीं बोलते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं थोड़ा सी इसका दूसरा पक्ष देना चाहता हूँ। और वो पक्ष, मतलब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, तो मैं किसी की तरफ से दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये दलितों का पक्ष है, किसी दूसरे का पक्ष है, क्योंकि ये बोलना भी खतरनाक होगा। क्योंकि दरअसल किसी भी समाज में जो है, अब 20 करोड़ का समाज है, 20 करोड़ के समाज में बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शन मिलेंगे। एक ये किसी भी समाज में, मतलब दलितों का हो, ओबीसी का हो, सवर्णों का हो, वो एक चीज़ को लेके नहीं, उसमें सबके आइडियाज़ या सबके विचार एक से हो, ये तो कहना गलत होगा। या किसी ने उनकी समर्थन में नहीं बोला, ये भी कहना गलत होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला है। दरअसल एक जो खतरा नज़र आता था भीमा कोरेगांव वाले मामले को लेकर के, वो ये था कि भीमा कोरेगांव कोई 2017 या 2018 से दलित लोग नहीं जाते। तो ये एक धारणा बनाने की भी प्रयास हो रहा था कि वामपंथी लोगों के कारण से भीमा कोरेगांव को एक राष्ट्रीय रिकग्निशन मिल रही है। तो बहुत बड़ी संख्या में जो अम्बेडकरवादी हैं, उनके समझ में ये आया कि भाई इसके जरिए कई वामपंथी लोग हमारे प्लेटफॉर्म को हाईजैक ना करें। तो इस कारण से बहुत से लोग चुप रहे, क्योंकि भीमा कोरेगांव में जो महाराष्ट्र से और देश भर के दलित जाते हैं, और ये अभी से शुरुआत नहीं, बहुत पहले से है, और एक बड़ा जश्न है, वहाँ लोग जाते हैं। अब वो जब वहाँ पर ये धारणा शुरू हो जाएगी कि लेफ्ट के नाम पे जो एलिमेंट है वो उसका इस्तेमाल करके जो है, अब ये एक गैप है जो वामपंथी पार्टियों या लेफ्ट और अम्बेडकराइट मूवमेंट के बीच में रहा। बहुत सारे अम्बेडकराइट जो है वो लेफ्ट के साथ में हैं, रहे हैं और मानते भी हैं कि इसको मिलना चाहिए। बहुत सारे हैं जो उनको जो है थोड़ा पुराने जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं उसको उसके अनुसार, क्योंकि जब बाबा साहब भंडारा से चुनाव लड़ रहे थे, बम्बई से चुनाव लड़ रहे, तो बहुत सारे जो लेफ्ट ने उनका विरोध किया है। तो वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हैं, और उत्तर प्रदेश में बाकी जगह पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि भाई आपका वर्ग वही है जो आपका जातीय वर्ग है, उनका वर्गीय वर्ग है। तो इस कारण से जो है वो राजनीतिक भी प्रतिस्पर्धा है, और हम उस प्रतिस्पर्धा में शिकार बन जाते हैं कई बार। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि देखिए, हमको हर चीज़ को उसके असेसमेंट से करना चाहिए। अलायंस के बगैर यहाँ काम नहीं चल सकता इस देश के अंदर। तो अब आपको देखना है कि वामपंथी या जो भारतीय वामपंथी, आपको उनसे परेशानी हो सकती है या वामपंथी से ही सारी परेशानी है, ये भी एक अलग सवाल है। और इस पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम भारत के जो वामपंथी हैं उनसे हमको परेशानी हो सकती है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन एज सच वामपंथ से उनको परेशानी नहीं है। वो ये मानते हैं कि अम्बेडकरवाद और जो वामपंथ है या मार्क्सवाद है उसको मिलकर के ही हम लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो भीमा कोरेगांव के लेके बहुत से लोगों ने बोला है, बहुत से लोगों ने नहीं बोला। लेकिन ये जो धारणाएं थी कि जैसे आनंद तेलतुंबड़े, बड़े इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। आनंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव को मिथ करार दे देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई भीमा कोरेगांव की लड़ाई कोई महारों ने नहीं लड़ी थी, और ये तो ब्रिटिश सेना का हिस्सा था और ब्रिटिश रेजिमेंट थी, तो उन्होंने ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी थी और वो महार उसमें मेन थे, इसमें डेफिनेटली वो था। तो वो बोलते कि ये एक मिथ है, और इसको उनको इसलिए आनंद तेलतुंबड़े से भी बहुत से लोगों की कोई सहमति नहीं है, अम्बेडकरवादी आंदोलन। और बाबा साहब अम्बेडकर देखिए तर्कवादी थे, लेकिन वो एक चीज़ जानते थे कि सिंबल्स कई जगह काम करते हैं। तो उन्होंने जो है वो सिंबल्स के तौर पे वो इस्तेमाल किया कि भाई देखिए, एक अपनी कम्युनिटी को जगाने के लिए, और वो जाके वहाँ जाना और उनको बताना कि देखिए तुम कर सकते हो। तो ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस संदर्भ में उसको लिया था। और आज के दौर में हमको जो उनके मूल जो मंत्र हैं उनसे करना चाहिए। एक एक पन्ना पढ़ के जो है हर चीज़ पे कि राइट रॉन्ग हो गया, उससे काम नहीं चलने वाला है। जो बेसिक उनका वो है आइडिया, फ्रेमवर्क,
वो उस पे उसके अनुसार चलना चाहिए। अब किसी ने अगर मार्क्स की तारीफ कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि अम्बेडकर विरोधी हो गया, या किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर की तारीफ कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये प्रोटोटाइप जो सोच है उसको बदलना। हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी को आप उसके पूरे सालों के काम से एनालाइज कीजिए, उसको एक लाइन से, एक आर्टिकल से, एक कोटेशन से मत करिए, वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, आपने जो है एक माने काफ़ी लोगों से आपकी बातचीत रही है, बिलास सोनवने जो कि वहाँ बहुत सक्रिय थे अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद को लेकर, फुलेवाद को लेकर, जो है उनकी जड़ों को आपस में तलाशने की कोशिश उन्होंने की कि वो कौन सी चीज़ थी जिससे फुले का एक विचार बना, पुख्ता हुआ, और उन्होंने यहाँ के ब्राह्मणवाद से ही नहीं, यहाँ के सामंतवाद और हर तरह के शोषण के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे उसमें जीवन में जो संघर्ष किया और जिस तरीके से ले गए, मार्क्स ने जो वर्ग की बात की और कहा कि पूंजीवाद का विनाश ही समाज की जो सुखमय समाज है, एक सुखी समाज, उसकी स्थापना में मदद करेगा। तो इस तरीके से आप, और उनसे आपकी लंबी बातचीत भी रही है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, सबसे ज़्यादा किन लोगों ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया? देखिए, मैं जिन लोगों के मैंने खास करके जो अम्बेडकरी आंदोलन के एसोसिएट्स हैं, उनके अलावा भी मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, और प्रभावित मतलब मेरे सेंस कि मैं जिससे भी इंटरव्यू कर रहा था उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड जान के पूरी बात मैं कर रहा था। और मैंने जैसे कहा कि मुझे LR बाली बहुत प्रभावित करते हैं, उनकी नॉलेज। भगवान दास जी तो मतलब उनको मैं एक प्रकार से अपना गुरु ही कह दूं तो उसमें कोई वो नहीं है आश्चर्य। एक NGO के साहब होते थे वो, जिनको बाबा साहब ने भेजा, NGO के, हाँ UKE, हाँ उइके होते, वो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के वो टॉपर थे अपने ज़माने के, नागपुर कॉलेज के, और वो उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला था। वो गए, विदेश गए, फिर वापस आए। बहुत उनकी मैरिज भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेजेंस में भी 3 मिनिस्टर्स ने साइन किए थे सिविल मैरिज में दिल्ली में। तो वो बहुत तर्कवादी थे, और वो मतलब दूसरी चीज़ ये था कि उन लोगों के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था ना, कि भाई दिखाने का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। जैसे होता है कई लोग अपने ज्ञान का बखान करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल थे। भगवान दास जी बहुत सिंपल थे, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको मैंने इतना सिंपल देखा हो। घर पे जाके पहले हमको कंफर्टेबल करते थे कि भाई बैठिए, मैं चाय बना के ला रहा हूँ, खाना बना, वो खुद ही लाते थे। उनकी वाइफ भी थोड़ा बेड रिडन थी जिस दौर में, तो वो पहले पहुँचेंगे तो पहले आपको पूछेंगे कि बैठिए भाई, आप बैठिए पहले, मैं चाय बना के आपको लाता हूँ, चाय पियोगे, खाना खाओ, खाना खाया नहीं खाया, तो जी तब तक कुछ भी थोड़ा बना के जो भी रहता था हल्का फुल्का वो ले आएंगे कि ये तुम पहले खा लो फिर बात करते हैं। तो ये लोग, फिर BT राजशेखर को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ, कई लोग उनको खराब मान सकते हैं, लेकिन मतलब बोलते हैं कि बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन BT राजशेखर ने हमको ताकत दी एक्चुअल में। बोलने का जो उनका पूरा, उनके पास शब्दों का भंडार, मतलब अंग्रेजी में जो ब्राह्मणिकल मीडिया को उसी भाषा में मारने वाला जो व्यक्ति हो सकता है वो BT राज। आज के दौर में होता तो अभी तो जेल में ही होते, खैर वो सवाल ही नहीं था कि उनका सरकार इतने आसानी छोड़ती। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उस आदमी के पास में शब्दों का, और फिर उन्होंने जो है जो दलित वॉइस में प्रॉब्लम्स थे कई लोग कहते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने अलायंस बिल्डअप किए, जैसे अफ्रीकन्स के बारे में, जैसे दूसरे कंट्रीज़ के जो एथनिसिटीज़ है उनके सवालों पर, तो एक बहुत, और फिर पेरियार के उसको लेकर के भी, तो एक बड़ी चीज़ ब्रॉडर आपका संपर्क बन रहा था। कुछ विदेशी लोगों के संपर्क में आप आ जाते थे जो लिखते थे अपने जगह के। तो BT राजशेखर ने भी मेरे को बहुत प्रभावित किया, राजा ढाले ने बहुत प्रभावित किया नॉलेज के सवाल पे, क्योंकि जितने भी लोग थे शायद उनके पास पे पर्याप्त नॉलेज था। तो मैं तो किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकता, लेकिन सारे ही सारे नॉलेज के भंडार थे अपने आप में, और मुझे बहुत मज़ा भी आया। बहुत मैं समझता हूँ कि इनके सारे इंटरव्यूज़ के बेस पे भी एक पूरी दलित आंदोलन की पूरी कहानी लिखी जा सकती है। अच्छा, आप कई और देशों में गए भारत के अलावा, भारत में आप कहाँ कहाँ गए और विदेशों में कहाँ कहाँ गए, इसके बारे में मुझे कुछ। भारत देखिए कहाँ कहाँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं गांव तो घुमा ही हूँ। तमिलनाडु मैंने बहुत, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, तेलंगाना का मैं हर एक जिला घुमाऊँगा शायद, और जंगलों से लेकर के और इलाकों तक। ऐसी केरला में, तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा मैं उस
कई इलाकों में गया हूँ और तमिलनाडु ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि पेरियार की पूरी मूवमेंट की मजबूती को मैंने वहाँ पर देखा है और इसलिए वो राज्य मुझे बहुत विशेष रूप से प्यारा है। पंजाब और इधर जो है बंगाल के भी मैं दूर दराज के गाँव के इलाकों में गया हूँ, महाराष्ट्र में काफ़ी गया हूँ, गुजरात में बहुत गया हूँ। तो ये इलाकों में, इधर से झारखंड हो गया आपका, तो उत्तर प्रदेश, बिहार मेरा उतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे मतलब उत्तर प्रदेश का तो मैं हर ज़िला मतलब ऑलमोस्ट गया हूँगा और मैंने कोई ना कोई वर्कशॉप ली होगी, ट्रेनिंग का काम किया होगा। तो ये मुख्यतः गया हूँ और विदेशों में भी मैं सबसे ज़्यादा शायद इंग्लैंड गया हूँगा और इटली, जर्मनी, लेकिन फ्रांस एक ज़माने में बहुत जाता था। फिर उसके बाद जो है अमेरिका में, साउथ अमेरिका, मियामी, इधर लैटिन अमेरिका में गया हूँ, हॉन्डुरास है, ग्वाटेमाला है, बोलीविया है, ये सारे कंट्रीज। अफ्रीका में गया हूँ, युगांडा है, सेनेगल है, तो मिडल ईस्ट में है। तो ये सब जगह पे गया हूँ और मैं जाने का उद्देश्य भी, जो भी कार्यक्रम में कभी जाता था, कोई मेरे को बुला लेता था किसी सेमिनार में, प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उसके अलावा जो वो ऑफिशियल पीरियड होता था, ऑफिशियल पीरियड के अलावा भी 2-4-5 दिन रहता था अपने खर्चे पे कुछ करके, कि जब इतनी दूर कोई मेरे को ला सकता है तो 2-4 रुपये मुझे भी खर्च करने चाहिए। और वो आदत से ही मैं सब जगह जो ये लिख रहा हूँ, पढ़ सका हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि जो भी काम मैंने किए संस्थागत तरीके से, मेरे पास में किसी चीज़ की प्रिविलेज नहीं थी। मेरे को, अगर मैंने जितने अम्बेडकरवादियों के इंटरव्यूज़ किए, जितने ये सब किए, ये सब मेरे मतलब वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ना मेरे पास कोई पैसा किसी ने दिया। किताबें भी खुद ही छपवा रहे हैं और पता चला कि जो दे रहे हैं तो ज़्यादातर लोग तो उसमें पैसे ही नहीं देते, ये भी स्थिति एक है। तो वो, क्योंकि मैं एक 90 के आते आते बहुत, मंडल ने मेरे को इतना प्रभाव डाला था, डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य ने, कि मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं कोई मुख्य धारा के, तथाकथित मुख्य धारा के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेने वाला हूँ। तो उस तौर से ही मैं जो हूँ, वैकल्पिक मीडिया की तरफ मेरा बहुत फोकस रहा, मैं उन्हीं में लिखता रहा और मैंने कभी प्रयास नहीं किया। कुछ सालों तक आए, मेरे पे स्टोरीज़ हैं, हिंदू में हैं, फ्रंटलाइन में हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी, टाइम्स में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में भी कुछ कुछ कभी कभार लिखा, लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं, अगर आपने एक आर्टिकल छापना है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, आप उसकी लैंग्वेज ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ऐसा ऐसा करना है, जैसे एडिटर 50 बार फ़ोन करके बोलेंगे आपको। तो इस कारण से जो है ये पूरा एक मेरा जो लिखने का, चाहे वो ट्रेवलॉग हो और चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, ये सब मैं जा के कैमरा अपने पास होता था, बैठ जाता था, जैसे आप बैठ गए हैं, और इसी से ये पूरा एक इतिहास बन गया। क्योंकि उसके लिए अलग से अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनता तो शायद ना कोई उतना पैसा दे पाता और ना ही मेरे पास में उतनी ताकत थी कि मैं जा पाता। एक आखिरी सवाल ये कि आपकी आने वाली दिनों की क्या परियोजनाएं हैं, ख़ासतौर से ये जो प्रेरणा केंद्र है जहाँ की हम बैठे हुए हैं, यहाँ को लेकर, और उसके अलावा आपके पास जो जानकारियों का खजाना है, एक पूरा इतिहास है चलता फिरता आपके पास, और आप खुद भी एक इतिहास के बड़े हिस्से हैं, तो क्या परियोजनाएं, कैसे इसको बहुजन समाज के कल्याण के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये जहाँ तक प्रेरणा केंद्र की बात है तो मैं इसको बहुत कह चुका हूँ कि ये प्रेरणा केंद्र जो है पूरा बहुजन समाज के लिए ही है और यहाँ की महिलाएं इसको चलाएंगी। हम इसकी प्रोसेस में हैं, एक ग्रुप को जो है इसका पूरा ओनरशिप इसको दें और वो इसको ऑटोनोमसली चलाएं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी फंड पे डिपेंड ना रहें और चीज़ें यहाँ ऐसी हो जाएं कि जो अपना भी रिसोर्सेज आते रहें। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो साथी यहाँ पर अपने को 2-4 दिन 5 दिन रहना चाहते हैं, कुछ चिंतन करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था इसीलिए कि अच्छी किताबें उसमें हैं, मतलब कम से कम जो हमारे यहाँ लिखते हैं उनके लिए वो पूरा रिसोर्स मटेरियल है वहाँ पर। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ लोग, पढ़ें और कंट्रीब्यूट भी करें, सोचें कि हम किस तरह से इसको मजबूत करें ताकि यहाँ पर जो 2-4 लोग काम करते हैं, जो रहते हैं, जो हमारे देखभाल करते हैं, उनका भी संसाधन चलता रहे और ये पूरा एक आराम से चले, लोग बैठें, कार्यशालाएं करें, चिंतन करें। हम तो यहाँ पर पहले मतलब 2007 से लेकर के और 2014-15 तक यहाँ पर
हर साल जो है 3-4 बार सम्मेलन होते थे बड़े बड़े, और 16-17 तक, जब तक पिछले साल तक तो लोकल लोग आते ही हैं यहाँ पर कार्यक्रमों में। जब जैसे कैंप लगा दिए, डीएम आ गया, एसडीएम आ गए, तहसीलदार आ गए, और कैंप्स लगते। तो एक तो ये है कि इसके 3 हिस्से थे जो मैंने बताया कि एक हिस्से में जो था वो महिलाओं के लिए जो है स्वरोजगार की थी चीज़ कि वो अपना करें, और संगीता जी यहाँ पर कर रही हैं, उनके साथ में मुशर महिलाएँ हैं जो योगदान करती हैं। एक बीच का पोर्शन था जो जिस पे हम ये लाइब्रेरी है, तो वो हमने कहा कि वो चिंतन वगैरह के लिए हो, ताकि हम उसको ऐसा करना चाहते। कई लोग सोचते हैं कि साहब ये डेवलपमेंटल वर्क ख़राब होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो हमारे वो डेवलपमेंटल वर्क को बड़ा इस तरह, भाई लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास नहीं होता उनको ज़रूरत, जिनके पास सब कुछ है वो बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उसको लगेगा कि मेरे को चाहिए। तो लोगों को अभी लोगों के बीच काम करने वालों की ज़रूरत है। सारे लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, ये भी हम आज बता सकते हैं। ये बोलना कि सब लोग जिसका मुद्दा है उसकी लड़ाई है, उसकी अगुवाई है, ये आसान है। वही लोग दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरी जातियों को, अपने से तथाकथित छोटी जातियों को वही लोग मौका नहीं दे रहे। तो ये जो बहुत ज़्यादा अस्मितावाद बहुत खतरनाक भी होता है। अगर कई बार मैं सोचता हूँ कि इतना ज़्यादा अस्मितावाद हो तो शायद कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी इतना समझदार, इतने मतलब इतना डायनामिक जो है, वो कभी अगर मंडल की पोस्ट मंडल पीरियड में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी बिरादरी का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जब आप इतना अस्मितावाद करेंगे तो आपको अच्छे लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को सोचना कि किस प्रकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो एक तो यहाँ पर ये है कि हम विकास और विचार दोनों को जोड़ना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि ये एक खुला पक्ष था कि जहाँ पर सब लोग, गांव के लोग आके बैठ सकते हैं, अपनी बात कर सकें। तो ये प्रेरणा केंद्र के बारे में ये था। इसमें साहित्यकार, हमारे जो मित्र हैं, चिंतक, वो आएँ, बैठें, इसके पैटर्न बने, इसको सहयोग करें, और इसको जितना भी मदद कर सकते हैं अपने तौर पे वो करें। हमने एक स्टेज से लाके इसको बना दिया जहाँ से भी संसाधन मिले हों, लेकिन अब इसको ऑटोनोमस करके हम चाहते हैं कि रहे और अपने लोग चलाएं। अगर बाद में हमारे न रहने के बाद लोग कुछ चलाना चाहेंगे अपने तरीके से तो वो उनकी इच्छा होगी, लेकिन मेरा ये था एक विचार। दूसरा जो नॉलेज या जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आप कह रहे हैं, वो मैं लगातार उसकी एक चिंता मेरी बहुत है। एक चिंता तो ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी ही किताबों में रह जाएगा या वो कैसे उसको वो रहेगा, वो एक बड़ा सवाल है जिस पे हम सब लोगों को सोचना भी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं हमारे पास में उसको डॉक्यूमेंट तो कर दिया जाना चाहिए, और वो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को लिख रहा हूँ। और मेरे पास में जो अपने संसाधनों की कमी के कारण से और जो अपने संघर्ष हमारे लगातार चल रहे हैं वो है, लेकिन फिर भी जो है प्रयास पूरा जारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन होके जो है जब चीज़ें आएंगी उनके पास में, खास करके हिंदी में, तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें होंगी। और जैसे ब्लैक्स के सवाल हैं, और क्योंकि बहुत सारे हमारे इंटरव्यू जो है वो रेस के सवाल पे हैं। जो अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक्स के इश्यूज़ अलग हैं, अमेरिका में रहने वाले ब्लैक्स के इश्यूज़ अलग में। जैसे आपने एक इंटरव्यू छापा था जो मॉरिटानिया का था, जहाँ पर कि खुद उन्होंने बताया कि यहाँ भी कास्ट सिस्टम है और यहाँ भी मुसलमानों के बीच में भी जो है इतने प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये जब हम दुनिया को देखते तो हर जगह इस प्रकार की है, और हमें एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल से भी लेकर काम करना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स के हैं, वो हमारे अगर जो जब मैं लिखने में आया तो मैं इन चीज़ों को पहले पढ़ चुका था, और बहुत अच्छे से जो मेरे बाहर जाने से और जो मेरे इंटरेक्शन हुए यूरोपियन लोगों से, और जो मेरे खास करके जो यूएन मैंने चीज़ें पढ़ी उनकी राइट टू फूड को लेकर के, इंडिजिनस पीपल्स को लेकर के, उससे मेरे को जो है एक इंडिपेंडेंटली, और मतलब जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करें तो खुद को बीच में ना घुसा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो जब मैं बीच में आ जाता हूँ तो हम उसमें हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वो हमारे लेखों में आ जाएंगे। और मैं जो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत पढ़ा और उसका मैंने इस्तेमाल किया अपने राइटिंग्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट वो डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स हैं, फूले हैं, ये सब तो है ही हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के और इंडिजिनस पीपल्स के, किसानों के, इनको उन आंदोलनों के भी मैं संपर्क में रहा, तो मेरे को एक इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देखने की आदत पड़ गई कि देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना यही हो रही है, इसके अलावा ऐसा वहाँ भी हुआ है। तो थोड़ा सी एक क्या बोलते हैं एनालिसिस करने का जो है कि जैसे दलित का प्रश्न है,
या ईस्ट निंदा का सवाल है, तो हमने देखा पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत वहाँ के ईस्ट निंदा कानून के खिलाफ बोला हूँ, इस्लामिक जो पूरा पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटलिज्म है उस पर बोला हूँ, बांग्लादेश के अंदर जो फंडामेंटलिज्म है उस पर बोला हूँ, क्योंकि मैंने अपने को कभी इंडिया के अंदर ही दायरे में नहीं संभाल के रखा, तो साउथ एशिया के अंदर पूरी चीज़ों को लेके मैं बातचीत करता रहा। तो और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी जो लैंड के क्वेश्चंस है उन पे हमारे संपर्क लगातार चल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं केवल कहना चाहता हूँ लोगों से, साथियों से, कि संपर्क अपनी बिरादरियों से आगे करिए। जब हम कन्फाइन होते हैं अपने अपने बिरादरी, अपने अपने रीजन में, तो हमारी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो हम किसी का भक्त मत बनिए, फ़ैन क्लब मत बनिए। आप सवाल करिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि फ़ैन केवल मोदी के ही नहीं है, हर एक घर में, हर एक जगह पे एक एक फ़ैन क्लब लोगों का हो गया। मोदी जी को हमने ज़्यादा बदनाम कर दिया इस मामले में, उनसे ज़्यादा लोगों के फैंस हैं अलग अलग किस्म के, हर एक आदमी उसी फ़ैन क्लब को चाह रहा है। मतलब हमारे जो साहित्यकार मित्र हैं, जो एक्टिविस्ट साथी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपने दोस्तों को फ़ैन में मत कन्वर्ट कीजिए, दोस्तों से अपने क्रिटिक लीजिए, क्योंकि ये एक जो सोशल मीडिया का जो पूरा ट्रेंड चला है, इसमें मतलब मेरे को कितने लाइक्स मिले, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख, वो जो अभी चला है उसमें सबको अपने को जो है एक सुपर हीरो देखने की आदत पड़ गई है। और वो ये देख के कि भाई मेरे को कितना मिला, तो फिर जो अगर आप किसी ने अगर खाली अपना एक फ़ोटो खिंचवा के लगा दिया और मैं कैसी लग रही हूँ या लग रहा हूँ, और उसके बाद आप फिर यही देखना चाहते हैं, एक दिन सही लगता है, 2 दिन सही लगता है, बार बार सही नहीं लगता। अब बार बार में जो लोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आप सोचते हैं कि हमसे जल रहे हैं या ये बहुत नाराज़ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मेरा केवल यही कहना है कि एक बहस को हम जिंदा रखें, और जो साथी लोग आपका चैनल देख रहे हैं वो उसके कमेंट में जाके ज़रूर लिखें। देखिए, खाली अच्छा है लिखने से काम नहीं चलेगा, जय भीम नमो बुद्धाय लिखने से भी काम नहीं चलेगा। आप उसमें थोड़ा सी डिबेट को आगे बढ़ाएं, सवाल पूछ सकते हैं, सवाल को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, तो एक अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक जो है वो पाठकों के साथ में इंटरेक्शन नहीं चलेगा, तो पाठक फिर भक्त बन जाएगा और वो फ़ैन फॉलोइंग की तरह रहेगा कि भाई ये कौन लिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है, कि कौन लिख रहा है ये ज़्यादा जब इम्पोर्टेंट हो जाए कौन, तो तब समझ लीजिए कि हमारी जो है, हमारे यहाँ जो विचार की हार हो जाती है। क्योंकि जब विचार को हम किसी स्पेशल आदमी से जोड़ देते हैं कि भाई ये फलाना लिख रहे हैं, उनका पढ़ेंगे चाहे कूड़ा कबाड़ है, तो तब आपको वही होगा जो खुशवंत सिंह ने एक बार बोला था कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अखबार वाले छाप देते हैं। तो ये कुछ भी मत पढ़िए, ये पढ़िए अच्छे से और उस पर टिप्पणी करिए और सम्मान करिए जो भी लोग हैं, लेकिन फ़ैन मत बनिए, फ़ैन बनना खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या भाई। और आपने एक पूरी जीवन यात्रा के बारे में और अपने वैचारिक विकास की जो यात्रा के बारे में यहाँ साझा किया है हमसे, उससे निश्चित रूप से लोगों के भीतर एक नई तरीके की जिज्ञासा और भूख पैदा होगी ज्ञान की, और वे अपने समय को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी भूमिका भी तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत बातचीत हुई है, थोड़ा काफ़ी बातचीत हुई है, तो अच्छा रहा होगा और लोगों को कुछ ना कुछ इससे लाभ मिले, मेरी यही उम्मीद है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।